नाखून खाने वाली बहू। सुशीला जी बड़ी उदास होकर घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी उनकी पड़ोसन कांता वहां पर आ गई। अरे क्या बात है सुशीला बहन, आज इतनी उदास क्यों हो? अरे क्या बताऊं कांता बहन, जब से घर में बहू आई है तब से आफत आ गई है। अरे ये आप क्या कह रही हैं? आप तो इतना खुश होकर अपने बेटे की शादी करके बहू घर लेकर आई थी। अब क्या हुआ? बहू ने कोई तमाशा खड़ा कर दिया क्या? नहीं नहीं बहन जी, तमाशा तो कोई खड़ा नहीं किया। फिर क्या बात है? क्या बहू ठीक से काम नहीं करती या फिर आपको उल्टे सीधे जवाब देती है? ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरी बहू तो घर के सारे काम खुद अकेले ही निपटा देती है और मुझसे तो बड़े प्यार से बात करती है। अरे बहन जी, जब आपकी बहू सारे काम इतने अच्छे से करती है, आपसे झगड़ा नहीं करती, फिर आप परेशान क्यों हैं? अब क्या बताऊं, मेरी बहू को नाखून चबाने की आदत है। जब देखो तब नाखून चबाती रहती है। परेशान हो गई हूँ इस वजह से मैं। अरे तो इसमें आपको क्या परेशानी? चबाती है तो चबाने दो। अरे बहन जी, शर्म आती है। घर पर कोई मेहमान या मिलने वाला आ जाए और वो बार बार हमसे पूछे कि आपकी बहू इस तरह नाखून क्यों खा रही है। अब आप ही बताइए क्या जवाब दें उनको। अरे तो फिर आप अपनी बहू को समझाने की कोशिश कीजिए कि इस तरह की हरकत ना किया करे। क्या करूं? वो कहती है कि उसकी बचपन की आदत है, छुड़ाना बहुत मुश्किल है मम्मी जी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। चलिए मैं आपकी बहू को समझाने की कोशिश करती हूँ। आइए आइए अंदर आइए, इसी बहाने बहू से भी मिल लीजिए। क्या पता आपकी बात उसकी समझ में आ जाए। सुशीला और कांता दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। वहां पर सुशीला की बहू प्रिया घर का कुछ काम कर रही थी। कांता को देखते ही प्रिया उनके पास आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, खूब खुश रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आंटी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। आप तब तक बैठकर मम्मी जी से बातें करें। अरे बेटा, चाय की क्या जल्दी है, यहाँ आओ मेरे पास बैठो। सारा दिन काम में लगी रहती हो, कभी हम लोगों के पास बैठकर बातें भी किया करो। जी आंटी जी, मैं आप लोगों के पास बैठ जाती हूँ बस। कुछ ही देर बाद बातें करते करते प्रिया अपने नाखून चबाने लगती है। ये देखकर कांता ने उससे कहा, अरे प्रिया बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी पढ़ी लिखी सुंदर और समझदार लड़की होकर इस तरह नाखून चबाना अच्छा नहीं लगता। सॉरी आंटी जी, वो क्या है ना, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब अपने नाखून चबाने लग जाती हूँ। अरे जरा दिखाओ तो तुम्हारे नाखून। ये देखिए। देखा आपने, प्रिया ने अपने नाखून चबा चबा कर पूरी तरह गायब कर दिए हैं। अब कौन समझाए इसे? अरे कोई बात नहीं, लेकिन बेटा तुम्हें इस तरह नाखून नहीं खाने चाहिए। देखो, अगर तुम इस तरह की कोई भी हरकत करोगी ना तो कोई तुम्हारी अच्छाइयों को नहीं देखेगा, सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे। आपकी बात सही है आंटी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा अपनी इस आदत पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। लेकिन बेटा, मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए ना। अच्छा, कोई बात नहीं प्रिया, कल मेरे घर पर छोटी सी पूजा है, मोहल्ले की कुछ औरतें भी वहां पर आएंगी। मैं चाहती हूँ तुम भी हमारे घर आओ। जी बिल्कुल, मैं मम्मी जी के साथ आपके घर जरूर आऊंगी। अगले दिन सुशीला जी अपनी बहू प्रिया के साथ कांता के घर पूजा करने के लिए जाती है। प्रिया मोहल्ले की औरतों के साथ बैठी हुई थी। तभी अचानक से मोहल्ले की एक औरत सीमा के चिल्लाने की आवाज आई। अरे ये देखो, सुशीला जी की बहू मेरा हाथ पकड़कर मेरे नाखून खा रही है। हैं? ये क्या कह रही हो? आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? ये देखिए, आपकी बहू मेरे बाजू में बैठी थी। अरे मैं तो भगवान के ध्यान में इतनी मस्त थी, इसने मेरा हाथ उठाया और लगी मेरे नाखून खाने। क्यों प्रिया बहू, तुमने सीमा के हाथ के नाखून भी खाए क्या? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, वो मेरे हाथ के नाखून पूरी तरह खत्म हो गए थे, इसलिए मुझे लगा। अरे चुप करो बहू, आज तुमने सारे मोहल्ले वालों के सामने मेरा मजाक बना कर रख दिया। अरे प्रिया बेटा, मैंने तुम्हें कल ही तो समझाया था कि तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे पता ही नहीं चला कि अपने नाखून खाते खाते कब मैं
सीमा आंटी की नाखून चबाने लग गई। अरे कैसी पागल बहू है आपकी, इसका कुछ इलाज क्यों नहीं करवाते? अरे ऐसा भी कोई होता है क्या, इंसान अपने नाखून छोड़कर बाजू वाले के नाखून चबाने लगे? सीमा की बात सुनकर मोहल्ले की सारी औरतें हंसने लग जाती है। ये देखकर सुशीला जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो प्रिया पर नाराज होती है और उसे घर ले आती है। पूरे मोहल्ले के सामने आज तुमने हमारा मजाक बनवा कर रख दिया। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू, आखिर तुम अपनी आदत छोड़ क्यों नहीं देती? मैं कोशिश करूंगी मम्मी जी। कुछ दिन और इसी तरह बीत जाते हैं, लेकिन प्रिया की नाखून खाने की आदत अभी तक खत्म नहीं हुई। तभी एक दिन प्रिया के पेट में जोरों से दर्द होता है। मम्मी जी मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? कुछ देर पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं मम्मी जी, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। सुशीला जी, आपकी बहू के पेट में नाखूनों का गुच्छा बन गया है और इसे ऑपरेशन से ही बाहर निकाला जा सकता है। क्या ऑपरेशन? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। अब डरने से क्या होगा प्रिया जी, आप जिस स्पीड से नाखून खाती हैं उससे ये सब तो होना ही था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे नाखून खाने की आदत की वजह से मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। बहू, अगर तुमने वक्त रहते मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हारे साथ ये सब ना हुआ होता। 2 दिन बाद आप मेरे हॉस्पिटल वापस आ जाना, मैं आपके पेट का ऑपरेशन करके सारा गुच्छा बाहर निकाल दूंगा। डॉक्टर साहब, क्या इसका और कोई इलाज नहीं है? नहीं, और कोई इलाज नहीं है। और हाँ, अगर एक बार ऑपरेशन होने के बाद आपने फिर से नाखून खाना शुरू किया तो अगली बार ऑपरेशन करना भी मुश्किल होगा। फिर तो सीधा भगवान जी ही इसका इलाज करेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे इतनी जल्दी भगवान के पास नहीं जाना। 2 दिन के बाद सुशीला जी अपनी बहू प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। प्रिया को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। 1 घंटे के बाद जब प्रिया होश में आती है। मम्मी जी, मेरा ऑपरेशन ठीक से तो हो गया ना? मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पता है डॉक्टर ने मेरा पेट काट कर नाखून का गुच्छा बाहर निकाला होगा और अब मुझे कई दिनों तक एक बिस्तर पर पड़े रहना होगा। प्रिया की बात सुनकर डॉक्टर और सुशीला दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर प्रिया हैरान रह जाती है और पूछती है, अरे ये क्या बात हुई? मेरा ऑपरेशन हुआ है और आप लोगों को हंसी आ रही है। नहीं प्रिया जी, आपका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। हाँ, तो फिर मैं बेहोश क्यों थी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट क्यों किया गया? तुम्हें डराने के लिए, और किस लिए? इतनी बार तुम्हें समझाया कि तुम्हें नाखून नहीं खाने चाहिए, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता था। मुझे लगा कि यही एक सही तरीका है। लेकिन उस दिन भी तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि मेरे पेट में दर्द नाखूनों की गुच्छी की वजह से है। वो मैंने आपसे इसलिए कहा था क्योंकि आपकी सासू माँ ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। अगर मैं और आपकी सासू माँ आपको डराते नहीं तो आपकी नाखून खाने की आदत कभी नहीं जाती। तो क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ? मेरा पेट कटा नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप एकदम ठीक है। बस थोड़ी देर के लिए आपको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया था। और वो भी तुम्हें डराने के लिए बहू। लेकिन ध्यान रखना, अगर आगे से नाखून खाए तो सचमुच तुम्हारा ऑपरेशन करवा दूंगी। अपनी सास की बात सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगी और साथ ही उसने मन ही मन ये निश्चित भी कर लिया था कि वो कभी अपने या किसी और की नाखून नहीं खाएगी। रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है, खाते पीते घूमते फिरते, घर में कॉलेज में। रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है,
एक मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। ए भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आई तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं, यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज ना कर काम करेंगी और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विकी भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विकी बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगी रहती हूँ। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विकी दरवाजा पटक कर चला जाता है। धीरे धीरे विकी प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा
प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है। तब सुनीता उससे कहती है, बहन जी, अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं होगा। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसे ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा, कैंडल जला देती हूँ मम्मा। प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा, जिसे बहुत दर्द हो रहा है, वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रील्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। सभी भागते हैं और विकी कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विकी मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विकी प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है। प्रज्ञा रोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी। बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाते हैं और मनीषा खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई मनीषा से मिलता है और प्रज्ञा सबके सामने अपना फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा, आई एम सॉरी।